मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में वापस लौटने के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए निकाली गई विकास यात्रा की तर्ज पर अब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा सभी 55 जिलों में जाएगी। इसमें मोदी सरकार की योजनाएं गिनाने के साथ लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज सभी 55 जिलों में जाएगी। भारत संकल्प यात्रा केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मा। केंद्र सरकार की योजनाओं का होगा प्रचार। योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को दिलाया जाएगा लाभ। केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने इसी तर्ज पर विकास यात्रा निकाली थी, जिसमें लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनका लाभ भी दिलाया गया। अब जब लोकसभा चुनाव के पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, तो एक बार फिर दोनों पार्टियां इसको लेकर आमने सामने हैं। भाजपा इसे सरकारी कार्यक्रम बता रही है। उसका कहना है कि सरकार ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी जनता को देने, लोगों को उनके हित में संचालित योजनाओं का लाभ देने, फीडबैक लेने में क्या बुराई है। वहीं कांग्रेस इस यात्रा पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि 9.5 साल में मोदी सरकार ने देश को सिर्फ कर्ज में डुबोया है। उसे विकसित भारत यात्रा नहीं, सत्यनाश यात्रा निकालनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। विकास का एक नया मॉडल हमने प्रदर्शित करने का काम किया है। साथ में जन कल्याणकारी और विशेष करके गरीब कल्याण के काम हुए हैं। किए हुए विकास के कार्य सरकार लेकर अगर जनता के बीच में जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक सरकार की उपलब्धियां और जनता से समन्वय कि आने वाले समय में जनता को और क्या चाहिए, इस प्रकार का एक फीडबैक मिलने का काम भी होता है। परंतु कांग्रेस, जिनकी 4 पीढ़ियों ने लगातार इस देश के विकास के बजाय स्वयं का विकास किया हो, उनके पेट में इस बात की मरोड़ जरूर उठेगी कि ये मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में क्यों जा रही है। पिछले 9.5 सालों में जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, 155 लाख करोड़ का कर्ज केंद्र सरकार पर है। और हमने अपने 60 सालों में चंद्रशेखर साहब के समय जो देश का सोना गिरवी रखा था, उस सोने को भी हमने वापस लेकर भारत आए हैं। तो आप देख लीजिए कि विकसित कौन है या विकसित देश किसने किया है और देश का सत्यानाश कौन कर रहा है। इन्हें तो सत्यानाश यात्रा निकालनी चाहिए। भाजपा विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह के किले राघवगढ़ में रैलियां कर उन्होंने इस बार प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का दम भरा है। माना जा रहा है कि सरकार के गठन के साथ ही भाजपा पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में कूद पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के पहले निकाली गई विकास यात्रा ने प्रदेश में जबरदस्त चुनावी माहौल तैयार किया था। खासकर लाडली बहना के जरिए महिला वोटर्स को साधने में बीजेपी कामयाब रही। देखना यह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितनी मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। 23 पूरा 24 शुरू। मध्य प्रदेश में एक चुनावी शोर थमा नहीं कि दूसरे की आहट शुरू हो गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां चालू हो गई है। एजेंडा भी लगभग वही है, यानी डबल इंजन की रेल का। विधानसभा चुनाव में प्रदेश और केंद्र सरकार के काम गिनवाकर वोट मांगे गए, तो अब लोकसभा में फोकस ज्यादा केंद्र सरकार के कामों पर हो गया है। केंद्र सरकार विकसित भारत यात्रा निकाल रही है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। यात्रा सरकारी खर्च पर है, विकास के दावे किए जा रहे, तो स्वाभाविक तौर पर सियासत वैसी ही हो रही है। अब क्या है इस यात्रा का मकसद, क्यों हो रही है इस पर सियासत, क्या विकास के दावों की हकीकत है, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा के मायने? क्या बीजेपी ने फूंक दिया है लोकसभा चुनाव का बिगुल? कांग्रेस को क्यों चुनावी यात्रा लग रही विकसित भारत संकल्प यात्रा?
लोकसभा चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की तैयारी। तो इन्हीं 4 मुख्य पॉइंट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद जी आपके पास ही आऊंगी। सवाल यही है कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा आप निकाल रहे हैं, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप इसे बता रहे कि फीडबैक लिया जा रहा है लोगों से, लेकिन माना तो यही जा रहा है कि अब ये 24 की शुरुआत आपने कर दी है। बिल्कुल कर दी, और हमने हर पैरामीटर्स पर हमारी केंद्र की सरकार खरी उतरी है। पिछले 10 साल में हमने विकास दर को, जीडीपी ग्रोथ को, प्रति व्यक्ति आय को, सबको बढ़ाया है। और 10 साल में कई सारे पैरामीटर्स पर तो हमने 50-60 साल को पीछे छोड़ दिया है। और हम इस चुनाव को विकास के एजेंडे पर रखकर लड़ रहे हैं। ये इससे पूरा संकल्प हमारा ध्वनित होता है। और हम चाहते हैं, हम हर चुनाव को विकास के, सुशासन और जन कल्याण, गरीब कल्याण के आधार पर लड़ रहे हैं। और हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए जो संकल्प लिया था वो 4 ट्रिलियन के करीब आ गया है। और हम उसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये देखिए, ये 50-60 साल में 1.5 ट्रिलियन बनी, और पूरे 10 साल में हमने इसकी 2 गुना से ज्यादा कर दिया। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। उसमें सारी चीजें आ गई, सब विकास आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख लें आप, हमारे कितने एयरपोर्ट थे, कितने गुना हो गए, कितनी रेल लाइन थी, कितने किलोमीटर की पटरी डल गई। हमने जो बाकी सेवाओं में जो विस्तार किया, गरीब कल्याण के लिए जो हमने जो खाद्यान्न सुरक्षा की बात जो हमने की, उसको हमने लोगों तक पहुंचाया है। स्वास्थ्य की जो सेवाएं 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने आयुष्मान योजना के तहत कवर किया है। हमने हर गांव में बिजली पहुंचाई, और हर घर में बिजली पहुंचाने का हमने जो संकल्प था वो पूरा किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद से ही मुख्य विकास के काम भारत में हुए हैं? गोविंद जी, हम चाहते हैं इस बहाने कि कांग्रेस और अन्य दल विकास के आधार पर चुनाव लड़े। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद ही विकास के काम भारत में हुए हैं, देश में हुए हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि विकास के जिस तरीके से काम होना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था को जो नीचे के पायदान में चली गई थी, नीचे के आखिरी 5 देशों में हमने पहले 5 देशों में ले आए हैं। ये क्या है? ये उपलब्धि है, हम इसी को ले जा रहे हैं। भाई मंथर काम तो चलता ही है, मंथर गति चलती, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति यदि होती तो हम बड़ी इकोनॉमी कब से बन गए होते, जो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। चलिए ठीक है, संतोष जी क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाते हैं, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वें सबसे कम स्तर पर चली गई थी। मैं कहता हूं कहां से लाते हैं ये आंकड़े? अगर ये जीत गए हैं किसी कारण से, तो विजय के दम्भ में ऐसी बातें न करें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश को पटरी पर खड़ा किया है। जहां सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनना शुरू हुए, और जहां पर जब देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर थी, वहां से आधुनिक भारत बनाने का काम यदि किया है तो तमाम प्रधानमंत्रियों ने किया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भारत को अग्रणी देश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसरो की स्थापना हो, चाहे आईआईटीज की स्थापना हो, आईआईएम्स की स्थापना हो, नवरत्न कंपनियों की स्थापना हो, लोगों को रोजगार देना हो, इसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कहीं बहुत आगे रही है। दूसरा, अभी मालू जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2014 के बाद बहुत मजबूत हुई है। मालू जी इस तथ्य को भूल गए कि 2014 के पहले तक जितनी सरकारें थी, उनका कुल मिलाकर कर्जा जो 55 लाख करोड़ था, और अकेले मोदी सरकार ने 2014 के बाद जो कर्ज लिया है वो अकेले 55 लाख करोड़ है। मैं कहता हूं कि अगर इस देश के अंदर हवाई जहाजों के लिए एयरपोर्ट्स बनाए गए, जगह पत्तन बनाए गए, विमान पत्तन बनाए गए, या समुद्र तट पे आपने बनाए सब बंदरगाह, तो ये सब बनाने के बाद अगर एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए तो मैं इसको देश को बेचना कहूंगा। चुनाव के दम्भ में ये ना कहिए कि आपका हर काम बड़ा लोकप्रिय है। चुनाव में तो वो रणनीति नहीं दिखती है। ठीक है, आपने विकास के कार्य आप गिना रहे, आपकी सरकार है, ठीक है। एक मिनट गोविंद जी, एक मिनट गोविंद जी रुक जाइए। संतोष जी से सवाल है मेरा कि चुनाव में वो रणनीति क्यों नहीं नजर आती है? चुनाव में कहाँ कमी रह जाती है फिर?
देखिए, चुनाव में हमने अपने सारी उपलब्धियां गिनाई, हमने भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाई, लेकिन निश्चित रूप से तात्कालिक मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कभी कभी जीत जाती है। ध्रुवीकरण आदि इनके हथियार है, और जिस प्रकार से इन्होंने आखिरी समय पे लाडली बहना की सुध ली, उससे ये जरूर कहीं एज पर आ गए, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते, और मध्य प्रदेश ये भूल नहीं सकता कि 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश में लाडली बहना के अत्याचार का शिकार हुई है। और मेरा दावा है कि ये जो लाडली बहना को जो रकम राशि दे रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव तक देंगे, क्योंकि इनका लोकसभा चुनाव जीतना है। इसके बाद लाडली बहना का क्या हाल होगा, अब तो जरा सामने देखेंगे। अब तो जरा आप प्रायश्चित यात्रा निकालें, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए कांग्रेस को। मध्य प्रदेश की बर्बादी की ये प्रायश्चित यात्रा निकाले, अपने पापों और कर्मों पर लोगों से माफी मांगे। जारी रखेगी पूरी आक्रामकता के ये 50-50, 60-60 हजार से हारे हैं आपके उम्मीदवार। जनता के जनादेश को शिरोधार्य करें, नतमस्तक रहें, विकास के ऊपर मुजोरी न करें। मध्य प्रदेश की बर्बादी के खलनायक हो। मध्य प्रदेश की बर्बादी होती तो जनता वोट नहीं देती श्रीमान। निश्चित रूप से वही मैंने कहा, चलिए लेकिन रुक जाए, संदीप जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। ठीक है, संदीप जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संदीप जी, इस बार जो चुनाव में हमने देखा तीनों राज्यों में जिस तरह एक टाइटल चला मोदी मैजिक, जिसे कहा जा रहा है कि जो जीत मिली है वो मोदी मैजिक है, उसकी वजह से तीनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। आपसे समझना चाहूंगी संदीप जी, मोदी मैजिक आखिर है क्या, और है तो फिर वो कर्नाटक में क्यों नहीं चला, या हिमाचल में क्यों नहीं चला, पंजाब में क्यों नहीं चला? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये 3 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर लड़ा और सफलता मिली। तो आपने कहा कि मोदी मैजिक है। जैसा आपने कहा कि कर्नाटक में क्यों नहीं चला, हिमाचल में क्यों नहीं चला और राज्यों में क्यों नहीं चला, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। ये हिंदी भाषी जो राज्य हैं, ये बीजेपी के बहुत प्रभावशाली इलाके रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी की रणनीतियां सफल भी हुई हैं लंबे समय तक, और उसका मूल असर यह है कि इनके जो प्रयोग हुए हैं या जो इनकी संगठन क्षमता है वो हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा असरकारक रही है। जहां आपने बात कर्नाटक की हिमाचल की वो दूसरे हिस्से के राज्य हो गए। तो कांग्रेस का मुकाबला उन राज्यों में है, दीगर पार्टियां वहां ताकतवर हो गई हैं। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं थी, लेकिन कांग्रेस वहां उस तरह से चुनाव नहीं लड़ पाई जिस तरह से उसे लड़ने की जरूरत थी। कई कमियां रह गई होंगी, ये कांग्रेस अपनी समीक्षा कर रही है, लेकिन बीजेपी ने एक झंडे के नीचे, हम यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को आगे रख के चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और बीजेपी को सफलता मिली तो स्वाभाविक है वो आप किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री को श्रेय नहीं दे सकते। अगर 2 राज्यों में बीजेपी हारती और एक राज्य में जीतती तो आप ये कह सकते थे उस राज्य के मुख्यमंत्री का मैजिक चला, लेकिन इन 3 राज्यों में जीत आपको मिली है तो आपने मोदी मैजिक कहा उसको, और बीजेपी भी वही कह रही है। लगातार प्रचार में भी हम देखें तो प्रधानमंत्री को आगे रखा गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और तीनों राज्यों में कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया, और जब सफलता मिली तो आप श्रेय भी देंगे। आपके सबसे बड़े नेता हैं तो श्रेय तो आपको देना भी पड़ेगा, मेरा अपना मानना यह है। और वही स्थितियां हैं कि मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, क्योंकि उनकी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की बात है। तमाम नेता भोपाल से लेकर दिल्ली तक, रायपुर से लेकर दिल्ली तक, जयपुर से लेकर दिल्ली तक, सारे नेता एक ही बात कर रहे हैं कि सारा मोदी मैजिक चला है। ठीक है, गोविंद जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह ये आप यात्रा निकाल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी विधानसभा चुनाव के दौरान, आपको उसको रोकने की मांग की गई थी कि सरकारी तंत्र से ये यात्रा, प्रचार यात्रा निकाली जा रही है, और ये जो यात्रा है इसको भी यही कहा जा रहा है कि ये चुनावी यात्रा है। देखिए, मैं पहले तो भाई मेरे संतोष गौतम की बात का जवाब दे दूं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। चुनावी यात्रा हो या चुनाव के अलावा भी जो हमारा अभियान चलता है जन जागरण का, जन संवाद का, यदि कोई कुछ करता है तभी लोगों से रूबरू हो सकता है, उसकी आंखें चार कर सकता है। ये तो आंखें चुराकर इधर उधर दाएं बाएं हो जाता है। ये कहना इतना कर्जा था और इतना कर्जा ले लिया, पहले तो इकोनॉमिक का अध्ययन करना पड़ेगा, हमको नियम कानून कायदे का अध्ययन करना पड़ेगा। कांग्रेस के 1947 के बाद देश आजाद हुआ, और जो नियम बनाए आपने, किस तरह से पैरामीटर्स बनाए हैं, जो किस तरह से उसकी गणना की जाएगी, जीडीपी की, जीडीपी पर कितना प्रतिशत लोन ले सकते हैं,
कितना हम कर्जा ले सकते हैं, कितना हम हमारी ये ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे गिनी जाएगी, ये आरबीआई और बाकी सब जो एजेंसियां इकोनॉमिक्स, जो हमारी फाइनेंशियल एजेंसियां हैं, वो तय करती हैं। और फिर जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, उन्होंने भी ये पैरामीटर्स पर अपनी बात कही है कि भारत कहाँ खड़ा है। ये वर्ल्ड बैंक, जो दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो सब चीजें तय करता है। तो ये पहले अनुभव आप लीजिए कि ये कैसे तय होता है। ये कोई फर्जी वाला नहीं है कि हमने कह दिया कि पहले 5 में हैं तो दूसरे देश मान जाएंगे। कोई बोल देता, पूरे विश्व में बोल देते हैं कि आपने गलत कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, कर्जे की जहां तक सवाल है बंधु, कर्जा जीडीपी के रेशो में कितना कर्ज मिलेगा उस पर मिलता है। ग्रॉस जो जीडीपी है हमारी, सकल घरेलू उत्पाद, उसको कितना बढ़ा है, वो कब बढ़ता है? जब उत्पादन बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो वो ग्रोथ दिखती है, ग्रोथ दिखती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। उसके अनुपात में उसका परसेंटेज है, उससे ज्यादा कोई ऋण नहीं मिल सकता। उससे ज्यादा तो फिर आपने जो सोना गिरवी रखा था वैसे सोना गिरवी रखना पड़ता है। और कौन से विकास की बात कर रहे हैं? अरे नेहरू जी ने 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी चीन को। आधा पीओके का जो आज जो हम ये दंश झेल रहे हैं, वो नेहरू की गलती का परिणाम है। आपने देश को बांट दिया, देश को बेच दिया, वर्ग संघर्ष कराया, जाति संघर्ष कराया। किस तरह से हमारे यहाँ बेरोजगारों की कतारें लग गई। आर्यभट्ट उड़ाने से क्या, वो तो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। आपने क्या किया? आपके पास तो पैसा ही नहीं था। आप क्या करते? हमारी सेनाओं को, हमारे उपकरण हमको बाहर से लाना पड़ता। आज हम तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारे पास तो हमारे ये बीमारियों के लिए जो टीके लगते हैं उसकी व्यवस्था नहीं थी। हम क्या करते? कैसा देश को बना दिया, गरीबी, कंगाल, बदहाल देश आपने दिया, हमको सौंपा और हमने उसको उन्नत प्रगतिशील देश के पांच में लाकर खड़ा कर दिया। और विश्व में आज हम सर मस्तक ऊंचा करके हर भारतवासी चल सकता है। केवल नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चलते। क्या हमारा देश कहां से कहां पहुंचा, कैसे हम अमेरिका के आंख में आंख डाल के बात करते हैं, कैसे हम रशिया को अपने इशारों पर नचाते हैं, कैसे हम पाकिस्तान को धमकी देते हैं। ये कभी मौका नहीं मिला कांग्रेस को। तो मैं कह रहा हूं मित्रों, आप वस्तु स्थिति पर जाइए, आंकड़े ले जाइए, तर्कपूर्ण बात करिए। हम विकास की जो बात जनता के बीच में ले जा रहे हैं, तो हमने किया है, तो हम ले जा रहे हैं। ठीक है, आपने किया होता तो आप ले जाते। आप इन चुनाव में मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं लाया? करो मैं भी अपनी बात, वोट से आपने सांसद, ये दुनिया ने देखा है। ठीक है, हो गई आपकी बात आ गई मानू जी, किस तरह आदरणीय आप बड़े भाई हैं हमारे, किस तरह आपकी बात आ गई मानू जी। प्लीज गोविंद जी रुक जाइए। गोविंद जी 1 मिनट, संतोष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास फिर आऊंगी मैं। ठीक है संतोष जी, हो गया। प्लीज मैंने गोविंद जी का व्याख्यान सुना, लंबा चौड़ा व्याख्यान था। उसके विषय में मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो विचारधारा नेहरू, इंदिरा और गांधी के योगदान को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती, जो अंग्रेजों की विचारधारा की गुलामी कर रही थी, चापलूसी कर रही थी, उनसे भत्ते ले रही थी, जिसका देश के स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। अपने शून्य योगदान के प्रति ग्लानि भाव से भरी हुई आरएसएस की विचारधारा हमेशा से ही नेहरू को कोसती रही है। सुन लीजिए और इतिहास पढ़ा कीजिए। मैं कह रहा हूं नेहरू ही वो शख्स थे जिनको आधुनिक भारत का निर्माता केवल भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने माना है कि आधुनिक भारत का कोई निर्माता। मुझे ऐसा लगता है अभी क्या स्थिति बनी हुई है देश की, उस पर अगर बातचीत होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। कितना देश बदला, कितना आगे बढ़ा, अगर कमी रह गई है तो विपक्ष होने के नाते कांग्रेस उसे बताएगी। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर भारत की कब्जा हो गई। 1 लाख वर्ग किलोमीटर की अभी भी समझ में नहीं आ रही है, तो अभी भी कब्जा नहीं हुई है। अभी मोदी के शासन में चीन माफी मांगे देश की जनता से। मध्य प्रदेश में हम ये स्थिति देख रहे हैं कि मिशन 29 लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान मैदान में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब लोकसभा के लिए मिशन 29 है। गोविंद जी रुक जाइए गोविंद जी 1 मिनट। संतोष जी, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब तक हार की समीक्षा भी नहीं हो पाई है?
नहीं, ऐसा नहीं है। हार की समीक्षा के लिए हमने बैठक बुलाई थी, आपको याद होगा। परसों हमारी बैठक हुई थी हार की समीक्षा की, और बैठक हुई है, और हमने कहा है कि एक बार आप सारे हार के कारणों को गिनाइए, और 15 तारीख को पुनः एक बैठक होगी। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जीवंत है और पूरी तरह से हार की समीक्षा कर रही है, हार के कारणों पर मंथन करेगी, और जो भी निष्कर्ष होंगे उन पर कार्रवाई करेगी। जल्दी करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर 24 सामने मिशन 29 का आगाज बीजेपी ने कर दिया है। थोड़ा जल्दी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह गठबंधन की बात हो रही है वहां पर भी समन्वय और आइडियोलॉजी बैठाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि आज अगर हमारी हार हो गई है तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में विजेता के रूप में ट्रॉफी भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाए। निश्चित रूप से हमारी कमियां रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से मैदान में हैं और लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से एक बेहतरीन रणनीति तैयार करेंगे और पूरी ताकत से फिर दमखम के साथ मैदान में आएंगे। चलिए ठीक है, संदीप जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते। संदीप जी, मिशन 29 बीजेपी ने इसका आगाज कर दिया है, जिस तरह अभी विधानसभा का शोरगुल थमा ही नहीं है और इसकी तैयारी यहां पर कर दी है। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही है लोकसभा चुनाव के लिए इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद? देखिए, 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है, जीत बड़ी हुई है। अब लोकसभा चुनाव बहुत आसान नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो, स्वाभाविक सी बात है वो अगले चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बेहतर टीम वही मानी जाती है जो एक कप जीतने या हारने के बाद, या एक मुकाबला जीतने या हारने के बाद वो अगली तैयारी में जुट जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो जीतने की जिजीविषा होती है वो बनी रहती है, चाहे वो पहले एक हार गया हो या जीत गया हो। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर जो जीत की भूख है वो प्रदर्शित करती है सक्रियता। आज कांग्रेस को भी ये जरूरत है कि वो इस तरह से सक्रिय हो। कांग्रेस की अपनी समीक्षा का दौर चल रहा है, दिल्ली में बैठक हो रही है, मध्य प्रदेश में ये बैठक हुई, प्रत्याशियों से बात हुई, लेकिन बीजेपी अपने विजय अभियान को आगे जारी रखना चाहती है। ये तभी संभव है जब आपके तमाम नेता सक्रिय हों। मैंने देखा जैसे विधानसभा के नतीजे आए, पार्टी के अध्यक्ष की सक्रियता नजर आई, उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात की। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शिवराज जी सक्रिय हो गए, उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की हार। मसलन छिंदवाड़ा गए, वो श्योपुर गए, आज राघवगढ़ गए। तो कुल मिलाकर के जहां कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त करता है जो राजनीतिक दल, उसके लिए आगे संभावना रहती है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जहां कमी रह गई, जहां उसके हिस्से में हार आई, वहां पर वो अपनी कमियों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। और आने वाले समय में मुकाबला तो रोचक हो गई, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा और दूसरी तरफ बीजेपी या एनडीए होगा। लेकिन जिस तरह इंडिया गठबंधन की बात की जाए, समन्वय बैठाने की कोशिश यहाँ पर लंबे समय से चल रही है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्योंकि एक मंच पर विपक्ष पूरा एक साथ है, बहुत अच्छी तस्वीर हो सकती है, लेकिन दिल, केमिस्ट्री, आइडियोलॉजी मिलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये जरूरी है कि जब तक आपके दिल नहीं मिलेंगे तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से हाथ भी नहीं मिला सकते। तो आज जरूरत यह है कि ये जितने विपक्षी दल हैं वो एकजुटता दिखाएं और एक ऐसी कोलाज कहें या एक ऐसी तस्वीर तैयार करें जो जनता के बीच ये मैसेज लेके जाए कि ये सारे लोग एक हैं, सारे लोग मिलकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप में बिखराव रहेगा तो कांग्रेस पर बीजेपी को हमला करने का मौका मिलेगा और चुनाव में यही मुद्दे बड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि इस विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी की जो इंडिया गठबंधन के सदस्य थे, और बीजेपी ने उसे मुद्दा बना लिया। तो कहीं ना कहीं नुकसान, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के और दलों का बहुत हैसियत नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन देशव्यापी जो अभियान चलता है उसका मध्य प्रदेश में भी असर पड़ता है। तो आज जरूरत है कि इंडिया गठबंधन अपनी ताकत को दिखाए भी। इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी संतोष जी से। गठबंधन की आइडियोलॉजी मिलने पर हर दल को एक मंच पर लेके आना, क्योंकि अभी सुना था बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक टल गई है। देखिए, निश्चित रूप से मैं संदीप जी की बातों से सहमत हूं और इंडिया गठबंधन को अपनी पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल उसके अनुषंगिक संगठन ही नहीं है, उनमें नए अनुषंगिक संगठन भी जुड़ गए हैं, जैसे ईडी, सीबीआई वगैरह जुड़ गए हैं। तो निश्चित रूप से आज संजय सिंह को प्रताड़ित करना, आप के नेताओं को प्रताड़ित करना हो, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना हो, तो हमें समग्र रूप से मिलकर ईडी, सीबीआई के खिलाफ भी एक जनसंघर्ष छेड़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को, जितने भी हमारे गठबंधन के दल है, मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। गोविंद जी, बीजेपी के साथ ईडी, सीबीआई, आईटी सब गिनवा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, पहले तो उनको भ्रष्टाचार
अपने कर्मों से दूर रहना पड़ेगा। ईडी सीबीआई कार्रवाई वही करती जब भ्रष्टाचार का धन होता है। तो ये समझते हैं कि हमने जो इतने सालों में जो लूटा है देश को, अब उस पर कोई आकर हम आंच ना आए। हमने जो लूटा है, लूट खसोट का धन रख के जो बैठे हैं उन्हीं पर जा रहा है ईडी सीबीआई। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात, ये गठबंधन तो ठगबंधन है, ये केवल लोगों को भ्रम पैदा करने वाला बंधन है। देखिए वहां टीआरएस बीआरएस जो थी और तेलंगाना में, उसके आमने सामने चुनाव लड़ लिए। आम आदमी पार्टी अलग कह रही है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में क्या बोल के गए, क्या है कांग्रेस की स्थिति आज। ये बहुत बुरी स्थिति में ये गठबंधन है और न ये इधर बटोरते उधर चले जाते हैं। भानुमति का कुनबा, कहाँ कीट कहाँ का रोड़ा, वो एक निकालते हैं रेत के महल की तरह ढह जाता है। इसलिए ये गठबंधन लोग जानते हैं कि अवसरवादी लोग हैं, कि कभी तो आमने सामने लड़ते हैं, कभी कहते हैं हम एक साथ हो गए, कभी और कुछ करते हैं। तो इनकी बुरी स्थिति देखकर जनता ने इनको एक कोने में बैठा दिया है। और इनको मैंने कहा ना, विपक्ष का दर्जा दोनों बार नहीं मिला। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, ये अपनी आप का आकलन नहीं करते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि आखिर जनता ने हमारी ऐसी बुरी हालत क्यों की। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से जब से दूर हुए, तमिलनाडु से, तब से आज तक ये सत्ता में नहीं आ पाए हैं। इनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हम इनको क्यों सलाह दें कि आप आइए, आप हमारे पर राज करिए। चलिए ठीक है गोविंद जी, अब 24 की तैयारी तो यहाँ पर शुरू हो गई है और वही क्या रणनीति होगी, जो तालमेल समन्वय विधानसभा चुनाव में बीजेपी का देखा वही लोकसभा में देखने को मिलेगा और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 23 पूरा 24 शुरू, इसकी तैयारी बीजेपी ने आगाज कर दिया। ये माना जा रहा है जिस तरह यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी मध्य प्रदेश में निकालने जा रही है मिशन 29 को लेकर। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि फिलहाल तो हार की समीक्षा पर बैठक चल रही है और हार की समीक्षा उस बैठक में की जा रही है। फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।